नमस्कार दोस्तों। आज के ऑडियो वीडियो का शीर्षक है पोस्टमार्टम ऑफ सीएमएसईडी कोर्स, क्रॉस एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड मिथ्स। होता है सच्चाई, असलियत, और मिथ्स होता है वहम भरम जो कि फैलाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव में कोई नवजात शिशु जन्म ले ले और उसके दांत हों, या मान लीजिए किसी बच्चे की अगली डकलिंग स्टेज आती है, 9 से 11 साल का जब बच्चा होता है तो डिसिडुअस टीथ, दूध वाले दांत, और कई जगह पे क्योंकि 4 के प्रकार के दांत हैं, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर और कैनाइन। तो डिसिडुअस भी वहीं होता है मुंह में। मिल्क टीथ एक ऐसी स्टेज है, और परमानेंट भी होता है। तो डबल दांत जब नज़र आता है तो उसको अगली डकलिंग स्टेज कहते हैं। मगर कई लोग इसको मिथ समझते हैं कि ये बंदा ओमेन है, बदरू है, ये घर पे नाना या मामा या चाचा या बाप पे भारी है, ये उसकी मौत का कारण बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि बाय कोइंसिडेंस घर में कोई डेथ हो जाती है और बच्चे के मुंह में ऐसा स्टेज चल रही हो 9 से 11, और लोग समझ जाते हैं कि ये ही कारण रहा उसकी मौत का। यानी कि ओमन, एक ओमन पिक्चर थी। ओमन पिक्चर में एक ऐसा ही मिथ दिखाया गया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें एक क्रॉस का निशान होता है उसके सर पे, स्काल्प पे, और इसका मतलब है कि उसके अंदर एक बदरू आ गई है। तो बिल्कुल वैसा ही एक मिथ प्रचलित है हमारा, बिल्ली रास्ता काट गई, बच्चे के मुंह में दांत मिसिंग है या ज़्यादा है, डबल है। तो बिल्कुल ऐसे ही कई कोर्सों के बारे में भी भरम है, बहुत भारी भरम। उस भरम को पर्दाफाश करने के लिए, उसकी लीगैलिटी का पर्दाफाश करने के लिए, उसके बारे में ओवर कॉन्फिडेंस, कई कोर्सों का उपहार मिला है, हमें बोनस मिला है, मगर उसको मिसयूज कर रहा है कोई इंस्टीट्यूशन या एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो बच्चे हैं नहीं जानते, बार बार वो माननीय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाते हैं, कैंडिडेट को ये कन्विंस करते हैं कि 40-50 हज़ार दो, हम आपको एनओसी रजिस्ट्रेशन लेके देंगे, बिल्कुल एमबीबीएस जैसा। एक 10वीं पास बच्चा जिसको रजिस्ट्रेशन के स्पेलिंग नहीं आते, उसकी बैकग्राउंड विलेज से है, वो +2 मेडिकल भी हो, मगर उसको आप कैसे आंकोगे कि वो परिपक्व है प्राइमरी हेल्थ सर्विस के लिए भी, सीएमएसईडी के लिए भी। तो ये ऐसे टेस्ट के थ्रू गुजरना चाहिए उस बच्चे को। अगर उसको अग्नि परीक्षा में से नहीं गुजारोगे तो मार्केट में ऐसा बिस्कुट आ जाएगा, ऐसी प्रोडक्ट आ जाएगी आपकी, जो कि कल को आपके सेंटर को भी बदनाम करेगी, उस कोर्स को भी बदनाम करेगी, पूरी कुटुंब को बदनाम कर देगी। यानी कि जो क्वालिफाइड रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर या प्राइमरी हेल्थ वर्कर हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर नोबल कॉज दे रहे हैं, वो पूरे का पूरा कुटुंब झोला छाप के टैग से नवाजा जाएगा। मगर हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले, ऐसे इंस्टीट्यूशन के जो कहते हैं कि हम एनओसी लेके देंगे, हम रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। तो बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला उस केस का दे के, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो सुभाष बख्शी एंड वर्सेस माननीय वेस्ट मेडिकल काउंसिल 2003-9 SCC 269 के जरिए, उसका हवाला दे के काफ़ी टाइम तक हम अपने प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स को बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर कोई फैसला सिंगल जज की तरफ आया है, मल्टीपल बेंच क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। अगर ये सामने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट का वकील पूरी तरह से उस सीन से एब्सेंट ना हुआ और वो पटिशनर के खिलाफ खड़ा हो गया, तो ऐसा भी आ सकता है। तो कैसे, मैं अब सुनाता हूँ आपको। पटिशनर इन द प्रेजेंट केस नेदर वाज शोन दैट सच कोर्स हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट, nor any statutory provinces has brought before us to entitle him to practice। यानी कि जब वो
सिटेशन, अब साइटेशन क्या होती है उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको इसी में। अब स्टेचुरी जो प्रोविंसेस थी उनको अमेंड किया गया था वेस्ट बंगाल में, तो क्या वो रिस्पेक्टिव स्टेट में अमेंड हो पाएगी? और वो भी एक ऐसा बच्चा जो कि CMSED का कुछ पैसे दे के किसी इंस्टीट्यूशन को बगैर ट्रेनिंग, बगैर क्वालिफिकेशन, बगैर वो तेजाबी टेस्ट मार्केट में उतरता है और उस साइटेशन का हवाला देता हुआ उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कहा गया कि तेरे को NOC ला देते हैं, तो बार बार कोर्ट का दरवाज़ा, माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खड़काएगा, बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को परेशान करेगा, बार बार माननीय सिविल सर्जन्स को परेशान करेगा कि मैं तो बहुत बड़ा क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मेरे को उस साइटेशन का बेनिफिट दो मैंडेमस के थ्रू। तो नेचुरली जो डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ उस स्टेट का होगा, अगर उसने वकील सॉलिड खड़ा कर दिया तो नेचुरली लेने के देने पै जाएंगे। और वो साइटेशन क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो सुभाष बख्शी एंड अदर्स वर्सेस वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल 2003 की जजमेंट है, वही सफिशेंट है। बार बार आप CMO साहिबान को डायरेक्शन करवाएंगे, क्योंकि कोई वो जब मैंडेमस का डायरेक्शन वाला एक डायरेक्टिव ऑर्डर आता है माननीय कोर्ट के द्वारा, तो CMO को डायरेक्ट किया जाता है, दिशा दी जाती है कि वो अप्रोप्रिएट अपने विवेक पे ऑर्डर पास करे और इस बंदे के को प्राइमरी हेल्थ करने में रोक ना डाले या उसको प्रतिबंधित ना करे। अब हर साल अगर सिविल सर्जन, माननीय सिविल सर्जन उस बंदे को कह सकता है कि तू ये कोर्ट ऑर्डर हर साल लेके आ, अब 45-50 हज़ार वो हर साल खर्चेगा, तो ये कोई बेनिफिशियल ना हुआ। दूसरा, कैंडिडेट के पास कितनी नॉलेज है, कितना MBBS का एक्सपीरियंस है कि वो कोर्ट में, माननीय कोर्ट में चला गया तो उसके क्या वीक पॉइंट हैं, उसके स्ट्रेंथ क्या है। जब भी हम किसी को CV रिज्यूम देते हैं तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखते हैं। क्या इस बच्चे को पता है कि वो अनगाइडेड मिसाइल है, उसको यूज़ किया जा रहा है किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा? और आखिरकार बिजनेस तो हेल्थ और एजुकेशन बिजनेस के रवैये पे नहीं चलते, तो कहीं ऐसा ना हो मल्टीपल बेंच माननीय हाई कोर्ट में ये सुनवाई चली जाए और सामने वाला वकील इस चीज़ को हाईलाइट कर दे कि क्या, अब सुनिए वो क्या कर सकता है। तो वो नेचुरली ऐसा कह सकता है कि ये बंदा जो कंसर्न आ रहा है वो नॉन स्टैचुरी बॉडी से आ रहा है, NGO से आ रहा है, इसने CMSED का जो कोर्स किया है उसकी वैलिडिटी कितनी खरी उतरती है एज पर स्टेट डिपार्टमेंट, एज पर डायरेक्टर रिसर्च मेडिकल एजुकेशन मुताबिक, तो वो कुछ भी उस पर कंडीशंस लगा सकता है। अगर वो कोर्ट को जो चीज़ माननीय कोर्ट को दिखाएगा वो नज़र नहीं आएगा तो फैसला विपरीत जा सकता है। ऐसे फैसले विपरीत जाते गए तो जो उपहार मिला है, जो बोनस मिला है, वो जाता रहेगा। तो दोस्तों, बार बार आप कन्फ्रंटेशन में ना आए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, हेल्थ अथॉरिटीज़ के और प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर को नोबल कॉज वॉलंटियर के तौर पे काम करने दें, ताकि वाकई में वो बिजनेस ना हो के एक लाइवलीहुड अलग बात है, मगर वो एक कड़ी बने।
वो कड़ी बने डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान में, ना कि वो एक इंस्टीट्यूशन का हथियार बन जाए, अनगाइडेड मिसाइल बन जाए जो पूरे कुटुंब को बदनाम करे कि जो रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ वर्कर होते हैं वो झोला छापी होते हैं और वो उस साइटेशन का हवाला दे के अपॉर्चुनिस्टिक बनते हैं। तो ऐसा ना हो जाए। दोबारा कहूँगा कि बार बार मैंडामस रिट लगाने से किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसे भी इंस्टीट्यूशन जो रिप्रेजेंट ना कर पाए केस, तो कहीं ऐसा फैसला ना आ जाए कि जो ये कहे कि अमेंडमेंट हुई थी किसी स्टैचू में, स्टेट मेडिकल फैकल्टी में, उस प्रदेश में आर्टिकल 6F पार्ट बी में, और ऐसा अगर उस स्टेट में ना हो पाया तो स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री शब्द जो कुछ यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री में, उस CMSED का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो भरम में, बहुत बड़े भरम में है। मैं दोस्तों आपसे पूछता हूँ कि लोग कोटा में अपने बच्चों को भेजते हैं, लोग +2 मेडिकल के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए कितनी ट्यूशन कितनी लगाते हैं, बच्चे को घर में पढ़ाते हैं डॉक्टर भी, तो वो CMSED क्यों ना कर लें? ऐसा तो नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होते। तो नेचुरली वो अपने बच्चे को नीट एग्ज़ाम में देते हैं। ऐसा कहना कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए CMSED जाते हैं, तो ये पॉलिटिशियन वाली बात हो गई, बिल्कुल पॉलिटिशियन वाली। जो अफोर्ड नहीं करता वो CMSED करता है, जो अफोर्ड करता है वो MBBS करता है। भैया जो अफोर्ड कर भी सकता है वो भी MBBS नहीं कर पाता, इतना टफ है, इतने धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे कैंडिडेट जाके नीट के बाहर आप देखेंगे कि आज की डेट में नीट के में क्वालिफाई कैंडिडेट भी MBBS से महरूम रह जाता है, उसके पैसे जेब में होते हैं तो भी महरूम रह जाता है। और यहाँ पे एक 1.5 या 2 साल कोर्स करने वाला इंस्टीट्यूशन उसको ये सिखलाता है कि तू ये कोर्स कर, हम तेरे को डॉक्टर बना देंगे। भैया ये डॉक्टर कहाँ से बना? 1.5 या 2 साल वाला, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस हो। मैंने कई बंदों से ये पूछा कि भैया तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है MBBS वालों का? वो कहते हैं जी 2 महीने मेडिकल स्टोर का है। ज़्यादा करने बोला, ज़्यादा करने बोला, हम जी वहाँ अटेंडेंट का काम करते थे, मगर डॉक्टर हमारे अकाउंट में पे नहीं देता था, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, मगर हम इस जगह पे काम करते थे। डॉक्टर को देखते थे, उसके लाइफस्टाइल को देखते थे और हम कॉपी करना चाहते हैं वैसे ही। तो दोस्तों किसी बच्चे को ग्लैमरस ऊंचाइयां दिखाना वो भी मेरे हिसाब से गलत होगा। जो बच्चा उस कम्युनिटी का हिस्सा है, उस समुदाय का हिस्सा है और वो उसी समुदाय को सेवा करना चाहता है, और नेचुरली गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जो हेल्थ वर्कर है अगर उसको उसकी टोपोग्राफी, ज्योग्राफी और सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पता होगा तो वो बहुत भेदेगा, वो पेनिट्रेट करेगा, वो WHO के गाइडलाइंस के मुताबिक चलेगा, वो अपनी लक्ष्मण रेखा में रहेगा और प्राइमरी हेल्थ केयर को अंजाम देगा जो उसका मोटो है, ना कि वो IV ड्रिप और मल्टीपल रेजिस्टेंस फैलाएगा, HIV फैलाएगा, या वही एक सिरिंज से सभी को इंजेक्शन लगाएगा। तो ऐसा ना हो जाए दोस्तों। डिस्पोजेबल सिरिंज में बेवल क्या होता है, उसके गेज क्या होते हैं, क्या उस कैंडिडेट को पता है? जो आपको क्वेश्चन पूछता है कि मैं IV ड्रिप लगा सकता हूँ,
मैं ग्लूकोज चढ़ा सकता हूँ, वो ग्लूकोज नहीं कहता, ग्लूकोज चढ़ा सकता हूँ, और संस्थाएं कहती है हाँ चढ़ा सकते हो। क्या ये सही है? क्या आप सही कर रहे हैं? एक बंदा जिसकी किडनी फेल है, आप अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि आईवी ड्रिप को प्रमोट कर रहे हैं। क्या ऐसी प्रमोशन अच्छी बात है? क्या अनगाइडेड मिसाइल्स ऐसी तैयार करनी हमारे कुटुंब के लिए अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो दोस्तों, सिटेशन क्या है, मैंडेमस क्या है, मैं दोबारा इनकी डेफिनेशन देता हूँ, इनको पढ़िए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको रिस्पेक्टफुली आप पढ़िए, किसी अच्छे बंदे पढ़े लिखे से पढ़ाइए, और एनओसी के चक्कर में, नो ऑब्जेक्शन के सर्टिफिकेट के चक्कर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के चक्कर में जो हमने बहुत सारी आरटीआई डाली हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को बहुत सारी आरटीआई डाली हैं कि फर्स्ट एड कोर्स क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर नहीं आता। फर्स्ट एड किस किस के परव्यू में नहीं आता, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। तो अगर आप नोबल कॉज के तरह उपहार के तौर में, बोनस के तौर पे कोई सेवा करना चाहते हैं तो उस पर कोई रोक नहीं है। मगर अगर आप बड़े बड़ी बातें या कनिंगनेस हम शो करते हैं कि इससे रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, वैसा ही जैसे एमबीबीएस या बीडीएस या बीएचएमएस का होता है, तो हम गलती करते हैं। हमें लीगली डेफिनेशन नहीं पता नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, लीगली बच्चों को उनको हम भटका रहे हैं। रजिस्ट्रेशन किस के अंडर, किस एक्ट के अंडर हो रहा है? पंजीकृत एक आधार कार्ड का भी रजिस्ट्रेशन होता है, एक व्हीकल का भी रजिस्ट्रेशन होता है। हम किसी स्कूल या कॉलेज में भी पंजीकृत होते हैं, तो ऐसा बच्चों को समझाना है कि रजिस्ट्रेशन कितने टाइप्स की होती हैं, ऐसे उनको भ्रमित करना भी ठीक बात नहीं। तो साइटेशन क्या है? साइटेशन एक कोटेशन फ्रॉम और रेफरेंस टू ए बुक, पेपर और ऑथर, especially in scholarly work, is a citation. A quotation from or reference to a book, paper or author, especially in scholarly work. तो अब सरल हिंदी में बताऊंगा कि जब मेंडेबस की रिट डालता है कोई एनओसी के लिए, या सीएमओ, माननीय सीएमओ को डायरेक्टिव ऑर्डर्स पास करवाता है, तो वो रेफरेंस लेता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, उसको साइटेशन कहते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मेंडामस का रिट क्या है। मेंडामस को हिंदी में कहते हैं परमादेश। परमदेश का अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। ये एक अदालत द्वारा एक प्राधिकरण को जारी किया गया एक आदेश है जो इसे कानून द्वारा उस पर लगाए गए सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देता है। परमादेश या मैंडामस तब जारी किया जा सकता है जब सरकार अपने आप को उस अधिकार क्षेत्र से इनकार करती है जो निस्संदेह कानून के तहत उसके पास है, या जहां एक शक्ति के साथ निहित अधिकार अनुचित रूप से इसका प्रयोग करने से इनकार करता है। परमादेश मैंडामस का कार्य सार्वजनिक कार्यों को करते समय सार्वजनिक प्राधिकरणों को उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर रखना है, विद इन लिमिट्स। किसी भी प्रकार के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार के प्राधिकरण को परमदेश जारी किया जा सकता है। फिर दोबारा, परमदेश का कार्य सार्वजनिक कार्यों को करते समय सार्वजनिक प्राधिकरण को उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर रखना है। किसी भी प्रकार के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार के प्राधिकरण को परमदेश जारी किया जा सकता है। प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, विधायी, अर्धन्यायिक, न्यायिक परमदेश का उपयोग किया जा सकता है। अर्ध का मतलब हुआ सेमी। सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन को लागू करने के लिए ये निजी व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ जारी नहीं किया जाता। मैं आपको एक लीगल एडवाइज़र तो नहीं हूँ मैं, मतलब लीगल एडवाइज़र अगर
मैंने नेट पे देखा तो वो इसको क्या कहते हैं, वो मैंडामस, ये एक प्रकार की रिट है जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघन की स्थिति में माननीय हाई कोर्ट अथवा माननीय सुप्रीम कोर्ट जारी किया जाता है। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोर्ट को लगता है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छिन रहा है या प्रभावित हो रहा है। सीएमएसईडी जो कर चुके होते हैं तो कई इंस्टीट्यूशन उस व्यक्ति को, स्टूडेंट को ये कहते हैं कि तू, हम तेरे को एनओसी भी ला के देंगे। उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत कम होता है, नए नए बच्चे हैं, गलती करते हैं, हम तेरे को रजिस्ट्रेशन ला के देंगे। तो नेचुरली वो एक ओपन फाइट में आ रहे हैं हेल्थ अथॉरिटीज़ के, तो वो उपहार उनसे छीन सकता है। मैं फिर दोबारा कह सकता हूँ कि दोस्तों, माननीय कोर्ट ने भी, अगर वो कैंडिडेट जाएगा कि मेरे को सीएमओ साहब एनओसी या दूसरा शब्द उन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन यूज़ किया जाता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करेंगे, कहेंगे कि सीएमओ साहब ये एप्रोप्रिएट आपको डायरेक्शन या डायरेक्टिव ऑर्डर्स दिए जाते हैं। वो कोई मैंडामस रिट जो वो वाली होती है सीएमएसईडी के उपलक्ष्य में, वो कोई लंबी चौड़ी नहीं चलती, 10-15 दिन में ही डिस्पोज ऑफ हो जाती है। वो इसी वजह से कि वो डायरेक्टिव ऑर्डर्स हैं, वो डायरेक्शंस हैं सीएमओ की तरफ से, सीएमओ को की तरफ को माननीय जज का, माननीय कोर्ट का, ठीक है। और दूसरा, ये कोई जजमेंट नहीं है, ठीक है, इसको जजमेंट भी नहीं है और ये कोई ऑर्डर भी नहीं है, इसको ऑर्डर मान लेना भी गलती होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास अभी भी इतनी समझ है कि आप मेरी ये एडवाइस पल्ले बांध लो एक बुजुर्ग की, कि माननीय सुप्रीम का ऑर्डर ही सुप्रीम है। सुप्रीम का मतलब अपेक्स बॉडी का ही सुप्रीम है, उसको भिन्न भिन्न कोर्टों में, माननीय कोर्टों में लेके जाना तो शेर को सवा शेर भी पढ़ सकता है। अब मैं आपको बेंच की परिभाषा बताता हूँ। तो व्हाट इज बेंच इन कोर्ट? Bench is usually an elevated desk area that allow a judge to view the entire room. अगर बेंच की परिभाषा माननीय कोर्ट में एक सिंपल परिभाषा के मुताबिक दें तो हम लीगली डेफिनेशन में आते हैं। व्हाट इज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज द नेम गिवन टू बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया which consist of at least 5 judges of court which sit to decide any case. तो 5 जजेस, माननीय जज बैठते हैं, इन्वॉल्विंग ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस मेड बाय द पिटिशनर। अब आगे मैं बताता हूँ व्हाट आर द बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट दैट हैंडल न्यूमरस केस, माननीय हाई कोर्ट बहुत सारे न्यूमरस केस हैंडल करते हैं पर्टिकुलर रीजन के, have permanent benches established there. Benches are also present in states which comes under the jurisdiction of court outside its territorial limits. Smaller state, जो छोटी state होती हैं, with few cases may have circuit benches established. दोस्तों, क्या होता है टू जज बेंच, क्या कहलाता है? A division bench is a term in a judicial system in India in which a case is heard and judged by एट लीस्ट 2 जजेस। तो डिवीज़न बेंच कोई जजमेंट देगा, कोई ऑर्डर पास करेगा, तो ये 2 जजेस द्वारा, माननीय जजेस द्वारा सुना जाएगा और जज किया जाएगा। अब आगे बताते हैं 3 जजेस बेंच क्या होते हैं। ए बेंच ऑफ 2 और 3 जजेस इज कॉल्ड डिवीज़न बेंच। सुप्रीम कोर्ट रूल्स वेस्ट Chief Justice of India the power to constitute benches as part of his administrative responsibility. सवाल उठता है कि फुल बेंच क्या होता है?
नेचुरली सिंगल बेंच हुआ, एक फुल बेंच हुआ। फॉर ए कोर्ट विच इज यूजली प्रेसाइडेड ओवर बाय वन जज, माननीय कोर्ट में एक जज होता है। ए फुल कोर्ट हैज 3 और मोर जजेस, 3 से या 3 से बढ़कर जज होते हैं। फॉर द कोर्ट विच लाइक मैनी एपिलेट कोर्ट्स नॉर्मली सिट एज ए बेंच ऑफ 3 जजेस, ए फुल कोर्ट हैज बेंच ऑफ 5 जजेस। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई जजमेंट जिसमें जज कम है, वो जजमेंट, और जिसमें जज ज़्यादा हैं, वो जजमेंट में फ़र्क क्या होता है, और फिर किसकी सुनी जाएगी, आप बेहतर जानते हैं। दोस्तों, CMA-CD कोर्स अगर फुल बेंच पे चला गया ऐसे ही, तो आपके लिए दिया हुआ उपहार आपसे छिन सकता है। अब समझ जाएंगे आप। तो NOC रजिस्ट्रेशन जैसी चीज़ें को हक समझ लेना सही बात नहीं है। आप देखिए हमारे पल्ले क्या है। जो CMA-CD वाला है, क्या उसके पास MBBS का एक्सपीरियंस है? क्या वो ESI कटाता है? क्या उसने PF कटाया है? वह अपना एक्सपीरियंस प्रूव कर सकेगा कोर्ट में, माननीय कोर्ट में? क्या उसको सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान है? क्या उसने फार्माकोलॉजी पढ़ी है? क्या वो मेडिसिन सर्जरी की सभी बारीकियों के बारे में WHO के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है? जब रजिस्ट्रेशन के स्पेलिंग में इतनी गलती, जब वो रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप पे लिखता है शब्द डॉक्टर के शब्द में, क्वालिफिकेशन के शब्द में, मैट्रिक के शब्द में, अब वो गलती करता है। जब उसको +2 कहा जाता है तो वो समझ नहीं पाता कि +2 क्या होती है। अगर उसको फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की डेफिनेशन पूछी जाती है, वो नहीं समझ पाता। जब उसको मैकेनिज्म एक्शन पैरासीटामोल का पूछा जाता है तो वो गूगल पे जाके वहाँ से कॉपी करके व्हाट्सएप पे मैसेज करता है आधे घंटे में। तो आप समझ सकते हो कि CMA-CD एक उपहार है, उसको उपहार के तौर पे लिया जाए, और इस पेशे को, जो प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हैं, उस कटम को बदनाम ना किया जाए। लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग।